प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम शुरू करेंगे आलो अंधारी पाठ का अगला भाग। तो सभी सुने ध्यान से। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आईं वह सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने कुछ क्यों क्या हुआ? तातुस ने पूछा, क्यों क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। कहने का आशय है कि वहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, बाथरूम भी नहीं था और शौचालय भी नहीं था। व्यक्तियों को बाहर जाना पड़ता था, सारे लोग बाहर जाते थे। वहाँ पे जंगली पशु भी परेशान करते रहते थे। ऐसे में एक महिला के लिए बाहर जाना बहुत ही कठिन समस्या थी। तो इन बेसिक समस्याओं से जूझते हुए जो है बेबी ने अपना जीवन बिताया। वहाँ पर बिताने के बाद ये अनुभव हुआ कि उस घर को उसे छोड़ देना चाहिए, वहां से कहीं और चले जाना चाहिए। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिलें। मैं क्या किसी की बांदी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा मनता है, कभी भी मना नहीं करती। एक दिन भी जो है ऐसा नहीं गया जब उसने भाड़ा देने से मना किया हो। तो फिर भी मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने में बैठ जाती।
कभी कभी सविता से जरूर मिल आती। वह मेरी एक पुरानी कोठी में सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने गामने की क्या दरकार। मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ ही रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। पाड़े होता है मोहल्ले के लोगों की अनेक बातें उसको सुनने को मिली। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आते जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। इसी तरह मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैं खुशी से वह सब कुछ भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहां से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से छोड़ दूं। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि यदि मैं उसके कहने पर चलूंगी तब तो उस घर में रह सकूंगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूंगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं मेरे पास आ। वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहां पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि
बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊं? इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा? बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बच्चे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे ही पास ही मेरे 2 भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे बोलादा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। बोलादा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे बोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो न। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात कर देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, बोलादा तुम ही एक बार चल कर उनसे बात कर लो न। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। बोलादा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात बच्चों के साथ बाहरोस में ही रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर गए और बोलादा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगी। तातुस बोले, अभी आशकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम
जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या यह घर किसी और का है। इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है। यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला भी देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उसके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह से रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुस शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी। 1 बार नहीं, कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए था न? तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई।
कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बात कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात कर लो। मैंने पूछा कौन, किसके साथ बात करूं। वह बोले, बात करो न, देखो कौन है। मैंने फोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फोन हटा मैंने तातू से पूछा, कौन बात कर रहा है। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली, मेरा बाबू। मैंने फिर फोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ माँ कौन, बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है। वह बोला, माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी। मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी। मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस होता है, आयु वयस क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातू शायद यह सब जानते समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो काम करवाया है सभी को कापी में लिख करके याद करेंगे। पाठ सभी का अच्छे बहुत से बहुत पढ़ेंगे, धन्यवाद। समझेंगे।